दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में अर्थव्यवस्था का शायद सबसे काला अध्याय मौजूदा वक्त को हम देख पा रहे हैं। आजाद भारत के दौर में भारत के ऊपर कई बार मुसीबतें आई, भारत की इकोनॉमी डगमगाई, स्थिति यह भी हो गई कि सोना तक गिरवी रखना पड़ा। इस देश के भीतर में राजनीतिक अस्थिरता कुछ इस तरीके से कई मौकों पर आई जहां पर इकोनॉमी संभालने की स्थिति में राजनीतिक सत्ताएं नहीं थी। लेकिन आज जब पन्नों को पलटते हैं तो शायद भारत के इतिहास में ऐसा काला अध्याय कभी नहीं रहा जब जीडीपी की विकास दर -7.3% पर आ गई। -7.3% का मतलब यह नहीं है कि अब अगले बरस से परिस्थिति सुधर जाएगी। हो सकता है आंकड़ों के हेरफेर में आपको फिर से कुछ चकाचौंध नजर आने लगे, लेकिन आज हमें लगता है कि इस विकास दर और जीडीपी के आश्रय ही इस देश की उन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पूरी राजनीतिक ताकत के साथ सत्ता में मौजूद हैं। उन्होंने आर्थिक नियम कायदों को भरपूर बदला है, 250 से ज्यादा नियम खत्म कर दिए, लगभग 75 से 78 नए नियम लाए गए। इस दौर में कॉरपोरेट के लिए, बैंक के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और स्टार्टअप के लिए कितने कानून बने, कितना पैसा बहाया गया, बैंक तक कंगाल होने की स्थिति में आ गए। आरबीआई सबसे ज्यादा पैसा इसी दौर में सत्ता को दे रहा है, यानी मोदी सत्ता को देता नजर आया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अर्थव्यवस्था का यह काला अध्याय शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आज आपको आजाद भारत के हर पहलू को समझते हुए मौजूदा वक्त को जरा देखना होगा, क्योंकि अभी भी जिन नीतियों को अपनाया जा रहा है और उन नीतियों के आश्रय जिस रिफॉर्म का जिक्र हो रहा है वह रिफॉर्म नहीं, एक विनाश की एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें किसान भी सड़क पर खड़ा है। और आपको जानकर हैरत होगी, पूरे बरस हर क्वार्टर में भारत की जीडीपी हमेशा अगर नीचे गोते लगाती रही तो उसे बचाने वाली सिर्फ एग्रीकल्चर रही, यानी खेती ही रही, जिसने इस देश की जीडीपी को जो भी है उसे बचाया। रोजगार में कुछ भी उसने हिम्मत दिलाई, एक्सपोर्ट में उसकी जरूरतें बाकी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हावी हो गई। एग्रीकल्चर ने बताया और एग्रीकल्चर से जुड़े किसान आज की तारीख में सड़क पर खड़े हैं, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि हम तो रिफॉर्म कर रहे हैं। तो रिफॉर्म का चेहरा उन्होंने इंडस्ट्री के क्षेत्र में किया, कॉर्पोरेट के क्षेत्र में किया, मैन्युफैक्चरिंग में किया, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में किया। वो सारी चीजें ढहती चली गई, लेकिन एग्रीकल्चर बचा रहा, जिस पर सबसे कम खर्च किया गया, जिस पे सबसे कम रियायत दी गई, जिस पे बैंकों ने भी लोन लौटाने की स्थिति से इनकार कर दिया। हमें लगता है कि आज इन पन्नों को समझिए और टटोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भारत के भीतर युद्ध की परिस्थिति बनी 1961, 1975 याद कीजिए। भारत की इकोनॉमी ऐसे डामाडोल नहीं हुई, इमरजेंसी लगी ऐसे डामाडोल नहीं हुई। भारत के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंदी जिस रूप में 2008 में सामने आई, लेकिन उसकी स्थिति से भी उस दौर के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उभार लिया था। हर क्षण को अगर देखते चले जाइए और आजादी के बाद से स्थिति को जब आप देखना शुरू करेंगे तो 1961 का वार सबसे बड़ी संकट के तौर पर भारत के सामने था, जब चीन से युद्ध हो रहा था। उस समय भी भारत की जीडीपी 3% प्लस में जा रही थी। उसके बाद 1965 में पहली बार संकट, जब नेहरू नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, वह भी हिम्मत नहीं आ रहे। उन्होंने सोचा इस देश के एग्रीकल्चर से ही इस देश की इकोनॉमी को संभाला जाए, संवारा जाए। तभी उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। उस वक्त को दुनिया का कोई देश भारत का साथ नहीं दे रहा था और उस वक्त 1965 में पहली बार -2.64 जीडीपी की विकास दर नीचे चली गई। वो पहली परिस्थिति थी। दूसरी परिस्थिति भारत के भीतर राजनीतिक अस्थिरता के साथ 1979 में आती है। मोरारजी देसाई उस साल पद से हटते हैं, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, राजनीतिक घटाटोप था, जनता पार्टी की सरकार थी। और फिर जनवरी के बाद इंदिरा गांधी, 1980 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है, लेकिन 1979 की जो जीडीपी की विकास दर थी वो -5.24 थी। लेकिन आज हमने उसको भी पार कर लिया, हमारी जीडीपी -7.23 है। और यहीं से वो सवाल शुरू होता है, जब इतिहास के पन्नों में ऐसी परिस्थिति कभी आई ही नहीं कि जीडीपी की यह स्थिति हो जाए, तो क्या यह माना जाए
इस वक्त जो भी नीतियां अपनाई जा रही है उसमें अर्थशास्त्रियों की भी नहीं सुनी जाती है, या अर्थशास्त्री भी ऐसे रखे जाते हैं जो सिर्फ सत्ता की सियासी और राजनीतिक जरूरतों को पूरा कर सके। हमें लगता है यह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थशास्त्री को भारत सरकार खुद तो अर्थशास्त्री है नहीं, प्रधानमंत्री मोदी तो अर्थशास्त्री है नहीं, जाहिर है अर्थशास्त्रियों की एक टीम रहती है जो सलाह देती है। उन सलाहकारों में याद कीजिए शुरुआती दौर में कौन था, अरविंद सुब्रमण्यम। उनकी एक किताब है, इस किताब को मौका मिले तो जरूर पढ़िए, क्योंकि इस किताब के भीतर उन्होंने एक चीज का जिक्र किया है। वो भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार थे, जेटली साहब के नजदीक हुआ करते थे, इसीलिए वो हार्वर्ड से छोड़कर यहां आ गए थे, वहां पढ़ा रहे थे, लेकिन सोचा इस देश के साथ जुड़ा जाए, अपना देश है। उन्होंने जब देखा डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी की परिस्थिति, तो उन्होंने इस किताब के भीतर लिखा, मैं नॉर्थ ब्लॉक में बैठा था, रात के 8 बजे थे, बहुत कम कमरों में रोशनी थी, लेकिन मुझे लगा यह कैसा अंधेरा है, यह डिमोनेटाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। और उसके बाद पूरे उन्होंने स्थिति को लिखा और उसके बाद उन्होंने सरकार का साथ छोड़ा। और ये सारी चीजें, इसका मतलब है अर्थशास्त्रियों की भी अगर इस दौर में नहीं सुनी जा रही और सारे काम राजनीतिक तौर पर लिए जा रहे हैं और शास्त्री भी राजनीति को साधने के लिए कर रहे हैं, तो यहां से एक दूसरा सवाल आता है कि इस दौर को लेकर क्या आने वाले वक्त में कोई व्हाइट पेपर जारी नहीं होगा जो बतलाएगा कि भारत में जो काला अध्याय अर्थव्यवस्था को लेकर था उस वक्त कौन कौन सी नीतियां अपनाई जा रही थी। क्योंकि जब हम इस बात का जिक्र आपसे करने जा रहे हैं तो आपको जानकर हैरत होगी कि भारत के भीतर में इस नेगेटिव जीडीपी को बचाने की परिस्थिति में और पॉजिटिव कुछ रहा तो वह सिर्फ एग्रीकल्चर का सेक्टर है। भारत का कोर सेक्टर, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, भारत का सर्विस सेक्टर, सब कुछ ढह गया, बचा सिर्फ एग्रीकल्चर। इसके मतलब क्या है, इसके मतलब और मायने समझने से पहले एक स्थिति देख लीजिए कि इस देश के भीतर की स्थिति बनी क्या। कोर सेक्टर में जो 8 प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, नेचुरल गैस होते हैं, कोल होता है, फर्टिलाइजर होता है और क्रूड ऑयल होता है। इसमें से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो पॉजिटिव में हो, सभी नेगेटिव में। -6.4 क्रूड ऑयल है तो सबसे कम -4.5 फर्टिलाइजर है। मैक्सिमम 82.8 और 85.2% स्टील और सीमेंट है। यह माइनस में इस देश के भीतर में। अब यहां से सवाल शुरू होता है कि अगर कोर प्रोडक्ट्स का यह हाल है तो ऐसे में इस देश के भीतर में तो रोजगार कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं है। इस देश के भीतर में महंगाई चरम पर होगी, चरम पर है। इस देश के भीतर में कंज्यूमर की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो पैसा ही नहीं है। इस देश के भीतर में जो आम नागरिक है उसने जो भी पैसा बैंकों में जमा कर रखा होगा या भविष्य निधि का होगा वो उसको निकाल रहा होगा, यकीनन वो उसको निकाल रहा है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।